कई सारे ग्राउंड्स पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो ट्रेडिशनल व्यू है उसको आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि ये जो वर्सेस हैं जिनकी अभी हमने बात करी ऊपर, वो लेटर इंटरपोलेशन है, यानी बाद में उनको ऐड किया गया है। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि कौटिल्य का नाम जो दे रखा है बुक के अंदर, वो उसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि कौटिल्य ने इन किताबों को पढ़ाया हो, इस वर्क को पढ़ाया हो, या कौटिल्य के पास ये वर्क रहा हो, है ना। तो कई लोग ये पॉइंट आउट करते हैं कि कौटिल्य को पतंजलि के महाभाष्य में मेंशन नहीं किया गया, उनका कोई रेफरेंस नहीं था। इसका क्या रीज़न हो सकता है? पतंजलि का जो महाभाष्य है जो कि मौर्य को तो मेंशन करता है और चंद्रगुप्त की असेंबली को तो मेंशन करता है, लेकिन इतना सब कुछ मेंशन करने के बाद वो कौटिल्य को मेंशन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न है, अगर उन्होंने मौर्य पीरियड को पूरी तरह मिस कर दिया होता महाभाष्य में तो इतना बड़ा सवाल खड़ा नहीं होता। लेकिन सवाल खड़ा होने का रीज़न ये है कि चंद्रगुप्त को वो मेंशन कर रहे हैं, असेंबली को वो मेंशन कर रहे हैं, मौर्यास को मेंशन कर रहे हैं, लेकिन वो चाणक्य को मेंशन ही नहीं कर रहे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा तो दिक्कत है, हमें इस पे ये वाला साइड लेकर के चलना पड़ेगा कि क्योंकि पतंजलि के महाभाष्य में नाम नहीं है उनका, और क्योंकि मेगास्थनीज की इंडिका में भी नाम नहीं है उनका, क्योंकि मेगास्थनीज जो कि आए थे चंद्रगुप्त के कोर्ट में, अगर वो कौटिल्य को उन्होंने मेंशन क्यों नहीं किया? उन्होंने बहुत कुछ मेंशन किया चंद्रगुप्त से रिलेटेड, उन्होंने कौटिल्य को मेंशन क्यों नहीं किया? तो इसका लोग रीज़न ये देते हैं कि हो सकता है कि महाभाष्य क्योंकि एक ग्रामर की किताब है और वो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ को रिफ़र करती है और इवेंट्स को इंसिडेंटली रिफ़र करती है, यानी वो एज सच कोई प्लान्ड तरीके से वो बात नहीं कर रही है, वो कोई हिस्ट्री की किताब नहीं है, वो ग्रामर की किताब है। तो वो ग्रामेटिकल रूल्स को इलस्ट्रेट करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करती हैं, पर्सनैलिटीज़ का और इवेंट्स का। तो ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है उन्होंने, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट उन्हें इलस्ट्रेट करना था, ग्रामेटिकल रूल इलस्ट्रेट करना था, तो क्योंकि उन्होंने मॉडर्न रूल के बारे में वो कुछ बता तो रहे नहीं थे, वो सिर्फ अपना रूल इलस्ट्रेट करना चाह रहे थे, है ना। इसलिए हो सकता है महाभाष्य में उनका नाम नहीं है, और मेगास्थनीज में जो नाम नहीं है उसका तो आपको रीज़न अच्छे से जान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। उसका बेसिक सा रीज़न ये है कि इंडिका जो है वो पूरी की पूरी सर्वाइव नहीं कर पाई है। इंडिका के कुछ हिस्से, कुछ टुकड़े जो कि पैराफ्रेज तौर पे हमें मिलते हैं, यानी जब दूसरे आने वाले राइटर्स जैसे कि स्ट्राबो, डियोडोरस और आपका प्लिनी जो है, जब ये अपनी किताबों में कोट करते हैं मेगास्थनीज को और उनकी इंडिका को, तब हमें इंडिका की जानकारी मिलती है। तो अब ये जो दो तीन मतलब फ्रैगमेंटेड तौर पे जो हमें इंडिका मिल रही है, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिका में मेंशन नहीं किया, क्योंकि हो सकता है जो रियल इंडिका हो उसमें कौटिल्य को और उनके अर्थशास्त्र को मेंशन किया गया हो, है ना। तो ऑब्जेक्शन ये है कि अर्थशास्त्र एक स्कॉलर का वर्क है, मतलब जो ट्रेडिशनल व्यू को जो ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर वो ये है कि हो सकता है कि अर्थशास्त्र एक स्कॉलर का वर्क हो, ना कि किसी ऐसे इंसान का जो कि पॉलिटिक्स से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। पॉलिटिक्स से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कौन था? कौटिल्य थे, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्शन है ये भी कन्विंसिंग नहीं है अपनी जगह, क्योंकि अर्थशास्त्र स्टेट क्राफ्ट के ऊपर इतना अच्छा काम है कि वो कभी कभी तो मतलब आप स्कॉलरली वर्क लगने लगता है, कभी कभी ऐसा भी लगता है दैट इट इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस, बट जितना ऑर्गेनाइज्ड वो है उससे तो यही लगता है दैट इट इज़ अ स्कॉलरली वर्क, है ना। अच्छा, वाइल द अर्थशास्त्रास डिस्कशन ऑफ इंटरस्टेट, तो जो अर्थशास्त्र का जो डिस्कशन है इंटरस्टेट रिलेशंस का, वो हमें एक छोटे से स्टेट की बात करता हुआ दिखाई देता है, यानी एक मॉडरेट साइज स्टेट, उतना बड़ा नहीं जितना मौर्य एम्पायर था, जितना मौर्य एम्पायर हम जानते हैं कि वो था, हम समझते हैं कि वो था, उतने बड़े साइज की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक मॉडरेट साइज स्टेट की बात हो रही है। और जो टेक्स्ट है वो इंपीरियल आइडियल्स को और एम्बिशंस को आइडियलाइज करता है, एम्फसाइज करता है, ठीक है। तो जो पूरा डिस्कशन है स्टेट क्राफ्ट का वो विजिगिशु के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी द वुड बी कॉन्करर, यानी वो जो कि अब कॉन्कर करने जा रहा है। तो यानी कि अर्थशास्त्र में जो पूरा का पूरा डिस्कशन है वो किस बात पे हो रहा है? विजिगिशु के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। विजिगिशु यानी कि जो वुड बी कॉन्करर है, जो आगे चल के दुनिया को कॉन्कर करेगा, ठीक है, जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करने की चाह अपने दिल में रखता है, वो ये चाहता है, उसके अंदर ये डिज़ायर है कि वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करे। ज़्यादातर जो आउटलाइन है एक एलैबोरेटेड
एक एलाबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की और जो जेनरस सैलरीज हैं जो कि ऑफिशियल्स के लिए रिकमेंड की गई हैं, वो हमें ये सजेस्ट करती हैं कि जो ऑथर है उसका एक लार्ज वेल इस्टेब्लिश्ड पॉलिटी उसके दिमागों में है, यानी कि वो एक स्कॉलर होने से कहीं ज़्यादा ज़मीनी पॉलिटिक्स से भी वो वाकिफ़ है ना। तो जिस तरीके से एक एलाबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है और जो जेनरस सैलरीज जो कि ऑफिशियल्स के लिए रिकमेंड की गई हैं, और जो ऑथर है, मतलब जो ऑथर है उसके बारे में आप इतना तो सजेशन ये बुक हमें दे रही है, अर्थशास्त्र खुद अपने ऑथर के बारे में इतना सजेशन दे रही है कि ऑथर के दिमाग में एक काफ़ी बड़ी और काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड पॉलिटी थी। ठीक है, अगर हम अर्थशास्त्र का मेगास्थनीज की इंडिका से कंपैरिजन करें तो हमें अलग अलग डिफरेंसेस पता चलते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस इनके डिस्कशन में जब ये फोर्टिफिकेशन का डिस्कशन करते हैं, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्कशन करते हैं, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन का और टैक्सेशन, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्कशन करते हैं, टैक्सेशन का डिस्कशन करते हैं, तो हमें उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इंडिका में कुछ और कह रहे हैं, अर्थशास्त्र में कुछ और कह रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन, देयर आर सेवरल डिफरेंसेस इन देयर डिस्कशन ऑफ फोर्टिफिकेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन। तो अगर आप ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस के बेसिस पे बात करें तो आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो दोनों वर्क हैं वो सेम पीरियड के नहीं हो सकते, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कॉन्टेम्पररी थे और अर्थशास्त्र जो है वो हो सकता है बाद में लिखा गया है, उससे वो बिलोंग नहीं करता, उस पीरियड से वो बिलोंग नहीं करता, हो सकता है वो लेटर टाइम का वो वर्क हो। तो ये जो लाइन है रीजनिंग की वो एक्सेप्टेबल नहीं है बहुत रीजन से। क्यों नहीं है एक्सेप्टेबल कि वो बाद में लिखा गया अर्थशास्त्र? एक चीज तो इसमें ये है कि मेगास्थनीज मोस्ट एक्यूट ऑब्जर्वर नहीं रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गलत ली होंगी। गलत लेने से मेरा मतलब बुक का मतलब ये है कि उनके स्टेटमेंट्स हैं कि इंडिया में जो भी लैंड है वो किंग का है और कोई स्लेव्स नहीं है और इंडियंस जो हैं वो राइटिंग नहीं जानते। तो ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं इनसे हमें ये पता चलता है कि मेगास्थनीज एक एक्यूट यानी एक बहुत ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं समाज को, वो एक ऊपरी समझ हमें दे रहे हैं, लेकिन अंदर एक आम आदमी एक बेसिकली वहाँ पे क्या प्रोसेसेस हैं वो मेगास्थनीज हमें नहीं बता पा रहे हैं। इन स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है। ज़्यादातर मेगास्थनीज का जो वर्क है वो सिर्फ हमें सेकेंड हैंड पैराफ्रेजेस के तौर पे मिलता है लेटर टेक्स्ट में, यानी बाद के जो राइटर्स हैं वो उन्हें कोट करते हैं, उनका जो डायरेक्ट रिटन वर्क है वो हमें नहीं मिलता। तो हम ये कह सकते हैं इन सभी रीजंस की वजह से इंडिका को हम एक यूज़ नहीं कर सकते अर्थशास्त्र की डेट का पता लगाने के लिए। इंडिका को हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इंडिका अपने आप में एक जेन्युइन सोर्स नहीं है। दो रीज़न है उसके, पहला तो कि वो ओरिजिनल फॉर्म में सर्वाइव नहीं कर रही, और दूसरा रीज़न ये है कि अर्थशास्त्र कि इंडिका के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि यहाँ भारत के लोग भाषा नहीं जानते, लैंग्वेज नहीं है इनके पास, और राइटिंग नहीं जानते, और भारत के जो लोग हैं उन वहाँ पर कोई स्लेव्स नहीं हैं, और उनके जो स्टेटमेंट है कि इंडिया में जितना भी लैंड है वो किंग का है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गडमड स्टेटमेंट है और काफ़ी अनक्लियर स्टेटमेंट है हम कह सकते हैं। तो इसीलिए हम मेगास्थनीज की इंडिका को अर्थशास्त्र का डेट नापने के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, अर्थशास्त्र की डेट को मेजर करने के लिए। ठीक, चलिए।